क्या किसी वकील को अदालत कक्ष के भीतर सीधे हिरासत में भेजा जा सकता है? या क्या कानून ऐसी कार्रवाई के लिए एक संवैधानिक और प्रक्रियात्मक ढांचा निर्धारित करता है? और दूसरी ओर, क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी वकील के न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रिपोर्ट की गई एक हालिया घटना ने इन प्रश्नों को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी चर्चा का विषय बना दिया तथा विधिक समुदाय के भीतर कोर्टरूम डिसिप्लिन, जुडिशियल रिस्ट्रेंट और बार बेंच रिलेशंस को लेकर बहस को भी जन्म दिया। यह प्रस्तुति किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने या निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से नहीं है। यह एक तटस्थ कानूनी विश्लेषण है जो आधारित है संवैधानिक प्रावधानों पर, वैधानिक कानून पर, बार काउंसिल रूल्स पर तथा कानूनी समाचार मंचों पर उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टेड जानकारी पर। मित्रों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आप इस चैनल को बिना कोई राशि दिए अभी स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये का सदस्य योगदान देकर भी चैनल को सहयोग कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और इस पूरे मुद्दे को आर्थिक, कानूनी, वित्तीय और व्यावहारिक दृष्टि से समझते हैं। सेक्शन 1, घटना की रिपोर्टेड पृष्ठभूमि। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान एक युवा अधिवक्ता ने कथित रूप से अपनी दलीलों के दौरान एक पूर्व न्यायिक आदेश पर भरोसा किया। सुनवाई के दौरान उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध न होने पर न्यायालय ने चिंता व्यक्त की। इसके पश्चात अदालत कक्ष में कथित रूप से मौखिक संवाद हुआ। जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लीगल सेक्शन तथा अन्य कानूनी समाचार पोर्टलों द्वारा रिपोर्ट किया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बुलाने से संबंधित निर्देश कथित रूप से दिए जाने का संकेत मिला तथा अदालत कक्ष में हुए संवाद के दौरान 24 घंटे की हिरासत का उल्लेख कथित रूप से किया गया। हालांकि उन्हीं रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उक्त निर्देश बाद में वापस ले लिया गया तथा अधिवक्ता को वास्तव में हिरासत में नहीं लिया गया। यह अंतर विधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेक्शन 2, बाद की संस्थागत प्रगति। घटना पर व्यापक चर्चा के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने कथित रूप से इस मामले पर चिंता व्यक्त की तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने भी कथित रूप से इस घटना से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया और यह मुद्दा कथित रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संस्थागत विचाराधीन आया। इसके पश्चात कानूनी समाचार पोर्टलों में प्रकाशित बाद की रिपोर्टों में संकेत दिया गया कि मामले को कथित रूप से संस्थागत स्तर पर बंद माना गया, जब यह कहा गया कि तत्काल विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया था। रिपोर्टों से आगे यह भी संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं और कोर्टरूम डिसिप्लिन से जुड़े मामलों में जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स तथा कंस्ट्रक्टिव बार बेंच डायलॉग पर बल दिया। वर्तमान समय तक अधिवक्ता के विरुद्ध किसी कंटेम्प्ट कन्विक्शन की सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं है। कोई कस्टोडियल एक्शन लागू किया गया प्रतीत नहीं होता तथा संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध किसी आधिकारिक डिसिप्लिनरी एक्शन की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। सेक्शन 3, घटना से उत्पन्न प्रमुख कानूनी प्रश्न। इसके बावजूद यह घटना कुछ व्यापक कानूनी प्रश्न उत्पन्न करती है। एक अदालत कक्ष में अनुशासन बनाए रखने हेतु न्यायालयों की संवैधानिक शक्तियां क्या हैं? 2, कॉन्टेम्प्ट जुरिस्डिक्शन की सीमा और सीमाएं क्या हैं? 3, न्यायिक कार्यवाही के दौरान अधिवक्ताओं पर कौन से संरक्षण और दायित्व लागू होते हैं? 4, न्यायिक अधिकार और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता संवैधानिक सीमाओं के भीतर साथ साथ कैसे संचालित होने चाहिए? सेक्शन 4, उच्च न्यायालयों की संवैधानिक शक्तियां। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स एज कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायिक कार्यवाही की गरिमा बनाए रखे,
अदालत कक्ष में अनुशासन बनाए रखे तथा विधिक रूप से आवश्यक होने पर कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करे। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। यह अधिनियम न्यायालयों को निम्न स्थितियों में कार्रवाई करने का अधिकार देता है: न्याय प्रशासन में बाधा, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप अथवा विधि के अंतर्गत कॉन्टेम्प्ट माने जाने वाले आचरण। सेक्शन 5 कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत और सीमाएं। भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र यह भी मान्यता देता है कि कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन एक अपवादात्मक शक्ति है। इसका स्वरूप पूर्णतः दंडात्मक न होकर सुधारात्मक है तथा इसका प्रयोग रिस्ट्रेंट, प्रोपोर्शनैलिटी और ड्यू प्रोसेस के पालन के साथ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि प्रत्येक असम्मति या प्रक्रियात्मक त्रुटि स्वतः कॉन्टेम्प्ट नहीं बनती तथा जुडिशियल डिसिप्लिन को फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित होना चाहिए। सेक्शन 6 एडवोकेट्स एक्ट 1961 पेशेगत अधिकार और दायित्व। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 30 अधिवक्ताओं को भारत भर के न्यायालयों के समक्ष प्रैक्टिस करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। सेक्शन 35 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से संबंधित मामलों का संचालन सामान्यतः बार काउंसिल फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है अधिवक्ताओं से पेशेगत अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, किंतु डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस सामान्यतः वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होते हैं। सेक्शन 7 बार काउंसिल रूल्स और अदालत कक्ष का आचरण। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स अधिवक्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखें, अनुचित आचरण से बचें, तैयारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा विधि व्यवसाय की गरिमा बनाए रखें। साथ ही विधिक व्यवस्था यह भी मान्यता देती है फियरलेस एडवोकेसी, निष्पक्ष सुनवाई का अवसर तथा अदालत कक्ष के अनुशासन के भीतर अधिवक्ताओं की पेशेगत स्वतंत्रता। सेक्शन 8 न्यायिक अनुशासन और संस्थागत संतुलन। भारतीय न्यायिक न्यायशास्त्र निरंतर इस बात पर बल देता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड टेम्परमेंट। न्यायिक अधिकार का प्रयोग संतुलन और संयम के साथ किया जाना अपेक्षित है। बार एंड बेंच रिलेशनशिप। अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों न्याय प्रशासन के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी। न्यायालय की गरिमा और विधि व्यवसाय की गरिमा दोनों न्याय वितरण प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। सेक्शन 9 घटना की संतुलित कानूनी समझ। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और स्थापित विधिक सिद्धांतों के आधार पर निम्न व्यापक समझ उभरती है। न्यायालयों के पास अदालत की कार्यवाही नियंत्रित करने की संवैधानिक शक्ति है। अधिवक्ता पेशेगत और नैतिक मानकों के अधीन होते हैं, किंतु ड्यू प्रोसेस और प्रोपोर्शनैलिटी आवश्यक सिद्धांत बने रहते हैं तथा प्रक्रियात्मक त्रुटियां, कोर्टरूम डिसएग्रीमेंट और कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन विधिक रूप से अलग अवधारणाएं हैं। अंततः यह मामला तत्काल विवाद से आगे बढ़कर निम्न विषयों पर संस्थागत चिंतन की ओर जाता प्रतीत हुआ: कोर्टरूम डिसिप्लिन, प्रोपोर्शनैलिटी, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स तथा बार बेंच कोऑर्डिनेशन। सेक्शन 10 इस विश्लेषण में अपनाया गया लीगल पब्लिशिंग स्टैंडर्ड। यह विश्लेषण निम्न कानूनी प्रकाशन सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया गया है। किसी न्यायाधीश, अधिवक्ता या संस्था के विरुद्ध कोई निष्कर्षात्मक आरोप नहीं। सभी तथ्यात्मक संदर्भ एज रिपोर्टेड आधार पर प्रस्तुत, केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टेड जानकारी पर आधारित। किसी उद्देश्य या मंशा का आरोपण नहीं। संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की तटस्थ व्याख्या। मानहानिकारक या आरोपात्मक भाषा से परहेज। रिपोर्टेड घटनाओं और स्थापित विधिक सिद्धांतों के बीच स्पष्ट अंतर। फाइनल कंक्लूजन। यह घटना केवल एक कोर्टरूम एक्सचेंज तक सीमित नहीं रही। यह आगे चलकर निम्न विषयों पर व्यापक कानूनी चर्चा में परिवर्तित हुई: कोर्टरूम डिसिप्लिन, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एडवोकेट डिग्निटी, प्रोपोर्शनैलिटी, इंस्टीट्यूशनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स तथा न्याय वितरण प्रणाली के भीतर बार बेंच बैलेंस।
भारतीय संवैधानिक कानून दोनों बातों को मान्यता देता है। न्यायालयों का अधिकार तथा अधिवक्ताओं के प्रक्रियात्मक और पेशेगत अधिकार। अंततः न्याय व्यवस्था सबसे प्रभावी रूप से तब कार्य करती है जब अधिकार संयम के साथ संचालित हो, वकालत जिम्मेदारी के साथ की जाए तथा सभी पक्षों में संस्थागत गरिमा बनाए रखी जाए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।